Hello and welcome back to All Round Teaching. Hope all are doing good. JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है ये एग्ज़ाम आज फाइनली सक्सेसफुली हम बोल सकते हैं कंडक्ट हुआ। और इसका जो एग्ज़ाम एनालिसिस है, लेवल ऑफ पेपर कट ऑफ एंड इसके बाद आगे क्या उन बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या जिनको ऑफिशियल आंसर की निकलने के बाद जिनका स्कोर नहीं बन पा रहा है कि वो सिलेक्शन में आ सके या कट ऑफ में वो आ सके, तो उनके लिए आगे जो है क्या रास्ता है, एसएसबी के कौन कौन से एग्ज़ाम्स इन लाइन है और वो किसकी प्रेपरेशन को शुरू करे। वी विल डिस्कस ऑल दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की बात करें और लेवल ऑफ पेपर और कट ऑफ की बात करें और इसके आगे हम देखेंगे कि आगे कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट कि आंसर की जो आई ऑफिशियल आंसर की उसके हिसाब से आंसर्स क्या बन रहे और कौन कौन सा आंसर जो है डाउटफुल है एज पर द ऑफिशियल आंसर की। सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एनालिसिस वीडियो में बोला तब, लेकिन आंसर की नहीं आई थी। द पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। ये जो पेपर है इसको हम बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट। क्यों बोल सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बोलूँगा, और उसके बाद हम कट ऑफ पे भी जाएंगे, डाउटफुल कुछ आंसर्स पे भी जाएंगे हम जो की के हिसाब से है, और उसके बाद हम व्हाट नेक्स्ट भी देखेंगे। मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट हम इसलिए कह सकते, अगर हम देखिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है इजी भी थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के भी थे। वी कैन से सम 30 क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चन जो थे वो ठीक ठाक लेवल के थे, एंड फ्रॉम 80 to 90 क्वेश्चन जो थे वो इजी वाली कैटेगरी में थे। दैट मीन्स ये जो 80 से लेकर 120 यानी 30 से लेकर 40 तक अगर हम बात करें मॉडरेट, या इसमें से 10 या 20 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़े से टफ थे, तो ओवरऑल हम मान के चल सकते हैं अगर 80 भी इजी है और अगर 40 भी मॉडरेट लेवल में है तो हम ओवरऑल बोलेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल थी पेपर की। हालांकि कुछ क्वेश्चंस दिखने में बहुत आसान थे और सच में आसान थे भी, लेकिन वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थे। तो ऑन द एवरेज हम बोल सकते द लेवल ऑफ पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। दिस वाज द लेवल। उसी के हिसाब से कट ऑफ भी बनेगा, उसी के हिसाब से ये एनालिसिस भी चलेगा। दैट्स वाई लेवल ऑफ पेपर वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फर्स्ट। नाउ इसके बाद अगर हम कुछ डाउटफुल आंसर की पे जाए, आंसर की बात करें ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें भी कुछ डाउटफुल आंसर्स आए हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। मैं आपको बोलूँगा कि किस किस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन हम डालेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन डालनी और क्यों डालनी है। वो हम नीचे मैं वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि किसका डाउटफुल लग रहा है, और अगर उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन जो है डाउटफुल लग रहा है और आपके पास कोई एविडेंस है, कोई बुक है, अथेंटिकेट बुक है या और कोई अथेंटिकेट सोर्स है उस आंसर को रॉन्ग जो प्रूव करेगा, तो आप वो हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम भी, अगर आप खुद रिप्रेजेंटेशन नहीं डालेंगे तो आप हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। आपको ऑल राउंड टीचिंग से डिस्क्रिप्शन से आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस पे आप सेंड कर सकते हो एक एविडेंस के साथ क्वेश्चन नंबर एंड आंसर उसका। और रिप्रेजेंटेशन कैसे डालनी है, फॉर्मेट ऑलरेडी JKSSB साइट पे होता है और आंसर की के लास्ट में है। वो ऑफलाइन मोड में श्रीनगर के ऑफिस और जम्मू के ऑफिस में हम डाल सकते हैं, और उसके साथ 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी रखना पड़ता है। और अगर लेटर ऑन आंसर सही निकला, रिप्रेजेंटेशन हमारी सही निकली, तो वो जो 200 रुपये है वो रिफंड होते हैं, अगर नहीं निकली तो वो वापस नहीं मिलते हैं। सो लेट्स मूव टू सम डाउटफुल क्वेश्चंस। अगर हम सबसे पहले देखें विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात करें एज पर द आंसर की, मैराइन उन्होंने लिखा है, मैराइन इकोसिस्टम इज द राइट आंसर। बट राइट आंसर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो फॉरेस्ट है, क्योंकि जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है तो वो फॉरेस्ट है। हालांकि यहाँ पे मैराइन भी एक स्टेबल इकोसिस्टम है, नो डाउट, लेकिन बात क्या है, बात है द मोस्ट स्टेबल, यानी सबसे ज़्यादा। जब इन्होंने लिखा द मोस्ट स्टेबल मीन सबसे टॉप पे स्टेबल इकोसिस्टम्स में कौन सा आता है, तो वो फॉरेस्ट आता है। और ये क्वेश्चन जो है इसके काफ़ी सारे सोर्सेज भी है, अथेंटिकेट सोर्सेज बुक्स भी है जिन पे क्लियरली मेंशन है कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो फॉरेस्ट हो। तो इसके लिए जो है रिप्रेजेंटेशन की जाए
ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आए हम, आप देख लेना किस सीरीज पे कौन सा क्वेश्चन है, मैंने जनरली इनको लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में है वो कब हुई, और एज पर द आंसर की आंसर लिखा है उन्होंने 1872, जबकि मोस्ट ऑफ द बुक्स या दिखा रहे जो आंसर है इसका वो 1871 है। इसमें मैं आपको ये भी बोल दूं, एक्चुअली में जो पहली सेंसस हुई थी वो तो हुई थी 1871 में, लेकिन वो 1872 भी उसमें कंक्लूड किया जाता है, यानी कि ये 71 से लेकर 72 तक हुई थी फर्स्ट सेंसस। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ बुक्स पे ऐसा भी लिखा है 1871 टू 1872, लेकिन अगर हम सेंसस की बात करें इंडिया में तो इसका जो सेंसस का जो ईयर होता है ये ऑड ईयर होता है हमेशा। अगर हम बात करें 1871 से लेकर लेटेस्ट जो हुई है 11 में हुई है, उससे पहले अगर हम बात करें इसी तरह से 91 में हुई थी या 2001 में हुई थी, उससे पहले 1991, 1981। तो इसी तरह से आफ्टर 10 इयर्स का गैप इसमें होता है, तो अकॉर्डिंगली जब 10 इयर्स का गैप हम रखेंगे फ्रॉम दिस डेट, तो ये जाके 2011 पे आएगा। अगर हम इसको 72 बोलेंगे तो ये 2012 तक पहुंचेगा अगर हम सीक्वेंस में चलाए तो, और जबकि 2012 में नहीं हुआ, 92 बनेगा, 82 बनेगा, लेकिन उनमें नहीं हुआ है। 81, 91, 2001 एंड 2011 में हुई है। तो ये भी एक एविडेंस इसका बनेगा, और जो सोर्सेज है जिन पे मेंशन है कि 1871 इज़ द राइट आंसर, उनको हम अटैच करके इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो ये क्वेश्चन जो है इसकी भी आंसर की कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, और चांसेस है कि रिवाइज्ड आंसर की में इसका ये वाला ऑप्शन सी निकल के आएगा। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इनमें से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस। वन मोर क्वेश्चन जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन हम डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसलिए डालेंगे क्योंकि क्लियरली दिखा रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सी होती है, तो सीधे सीधे पता है कि A1 जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती है, क्योंकि जो एक्सेल शीट में जो सेल्स जो होते हैं, जो सेल्स इस तरह से जो सेल्स होते हैं इनका जो एड्रेस होता है, यहाँ से A होता है, यहाँ से 1 2 3 4 होता है। तो यहाँ पहली सेल जो बनेगी उसका A1 होगा, फिर नीचे वाली का A2, यहाँ चलेंगे तो इसका B1 B2। तो ये एब्सोल्यूट सेल वैल्यू होता है A1, क्योंकि सेल एड्रेस जो होता है, सेल रेफरेंस, इसमें कोई डॉलर साइन नहीं होता, हैश साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें इसका यूज़ नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं बनते, जबकि आंसर की में दिखाया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, विच इज़ नॉट सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, और रिप्रेजेंटेशन इसके लिए डालेंगे, और इसका जो रिवाइज्ड आंसर आएगा वो डेफिनेटली डी पार्ट आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये था तीसरा क्वेश्चन जो डाउटफुल था और जिसकी आंसर की जो है रॉन्ग है, और रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, और इसका जो है नेक्स्ट रिवाइज्ड में क्लियर होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि इस क्वेश्चन में भी उनको डाउट सा है, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है, दैट स्टेट, और कुछ बोल रहे इकोनॉमी रिलीजन। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें सबसे पहले, basic social institutions are those which are necessary for the survival of society. Which one of the following is not considered as a basic social institution? अगर हम जनरली बात करें, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से ले कि कौन सा इनमें से, सॉरी एक सेकंड, इनमें से कौन सा बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कंसिडर किया जाता। बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली तो है, पता है हमें, रिलीजन भी होता है, एक फैमिली का एक रिलीजन होता है, फिर ये स्टेट और जो इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे ओपिनियन के हिसाब से ये जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे लिखा है जो कि नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए सोसाइटी, इस पार्ट की वजह से जो है इकोनॉमी भी इसका जो है सही बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट है वही नहीं रहेगा, और अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर है वो स्टेट ही बनेगा, बी पार्ट। तो हमारे हिसाब से जो आंसर किया है ये वाला क्वेश्चन जो है सही है, और इसका आंसर भी सही आया है, क्योंकि इस पार्ट से जो है इकोनॉमी भी एक हिस्सा बन जाता है एक समाज का, और इस पार्ट से जो है फैमिली और रिलीजन तो बनते ही है। वहाँ पे स्टेट है जो आउट हो रहा है, ऑड वन आउट दिख रहा है, तो ये आंसर इसका बनेगा। और लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं आंसर नहीं, और आपके पास कोई अथेंटिकेट सोर्स है, तो आप हमें वो सेंड कीजिए ईमेल एड्रेस पे विथ द अटैचमेंट ऑफ दैट सोर्स, एंड डेफिनेटली वी विल लुक
ओवर दैट। सो ये था एक और क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर हम इसके आंसर की बात करें एज पर द ऑफिशियल आंसर की, तो वहाँ पे बी जो है पुअर्टी एज रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री, इसका ऑप्शन बना है। इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बन रहा है। दे आर आउटसाइड देयर कंट्री, जो रेफ्यूजीज होते हैं हमें देखना उनके बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी 3 सही है, एक गलत है, गलत को बाहर निकालना है। आउटसाइड दे आर आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ, एब्सोल्युटली जो रेफ्यूजीज होते हैं वो अपने मुल्क से बाहर होते हैं। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन, यानी उनको किसी भी तरह की नेशनल प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो सही है अपने मुल्क से, इसीलिए वो जाते हैं। और दूसरे मुल्क में जब जाते हैं वहाँ के वो सिटीजन नहीं होते, तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन से अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में एज ए रेफ्यूजी जाते हैं, तो ये भी इसका उस लिहाज से सही आंसर बन रहा है। और जो यहाँ पे नहीं सही बन रहा है, नॉट करेक्ट, वो यही है, पोवर्टी एज रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड देयर कंट्री, कि वो गरीब है इसीलिए वो अपने मुल्क से बाहर है। तो ये हर सूरत में सही नहीं हो सकता, कहीं किसी केस में सही भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसको हम सही कंसिडर नहीं कर सकते। गरीब है तो इसलिए मुल्क छोड़ के भाग गया। तो इसका जो आंसर है हमारे हिसाब से ऑफिशियल आंसर की इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर लेके आई है। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट लगे तो सेम वे में आप हमें प्रोसीड कर सकते हैं, हम तक इसका एक सोर्स पहुंचा सकते हैं, अथेंटिकेट सोर्स। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिस पे भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, जो डिसोल्यूट है इसका करेक्ट एंटोनियम क्या है। और आंसर की के हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स मॉरल। और इसमें डाउट आ रहा था कि रिपल्शन होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे बन रहा है वो मॉरल ही बन रहा है, और हमें हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना होता है। सो मॉरल इज़ द करेक्ट आंसर, और आंसर की के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है सही है। रिपल्सिव जो है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो नहीं बनेगा, मॉरल इज़ द राइट आंसर। नाउ हाँ, आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे जिनमें कुछ डाउट आ रहा था, और हमारे हिसाब से इनमें जो है 3 क्वेश्चन जो है उनका आंसर सीधे सीधे गलत आ रहा है। उनका जो आंसर की पे आंसर आया वो गलत है, और उनके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल दी जाएगी। और जो 3 क्वेश्चन है जिन पे बच्चों को थोड़ा सा डाउट था वो हमने क्लियर किया, हमारे हिसाब से वो ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कोई अथेंटिकेट सोर्स है इस आंसर को रॉन्ग प्रूव करने का, तो यू आर वेलकम्ड, आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, वी विल फाइल ए रिप्रेजेंटेशन। सो these were some doubtful answers which were mentioned in the official answer की। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ हम इस बेस पे बनाएंगे कि एक तो पेपर का लेवल, सेकंड जो एनालिसिस ओवरऑल एनालिसिस है, तीसरा जो यूट्यूब पे हमने पोल चलाया था उसके बेस पे, चौथा जो हमने एफबी पे पोल चलाया था उसके बेस पे, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है दैट आर 186 पोस्ट्स है इसमें, जबकि 201 थे, फिर 15 पोस्ट को विड्रा किया गया था कुछ टाइम ही पहले। तो एट द एंड अगर हम देखें 186 पोस्ट्स बचते हैं इस पोस्ट के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो। और जो हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि किस किस चीज़ पे वो कहाँ कहाँ से एनालाइज करके, एनालिसिस लेके, रिसर्च करके ये कट ऑफ लाया। एफ बी पोल है, इसमें हमारे ऑलराउंड टीचिंग पे यूट्यूब पे एक पोल चला था, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन जो पेपर लेवल थी इजी टू मॉडरेट उसके हिसाब से, और ओवरऑल एनालिसिस बच्चों से पूछ के बाकी चीज़ें देख के हमने एक कट ऑफ बनाया है, तो उसको हम देखेंगे। नाउ दिस इज द कट ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू, और आप मान के चलिए +-2, ज़्यादा नहीं, 5 नहीं बोलूँगा मैं, +-2 आप मान के चलिए इस कट ऑफ को लेके। ओएम की बात करें तो 75 से 78 तक जाएगा, क्योंकि ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका जो कंपटीशन था वो सिर्फ 50% था। अब आप बोलोगे 50% क्यों था, क्योंकि इसमें जो है एलिजिबल सिर्फ फीमेल्स ही थी, इसमें फीमेल्स ही एलिजिबल थी, दैट्स वाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपटीशन लेवल जो थी वो 50% ही बनती है सीधे सीधे। सो उस बेस पे भी कट ऑफ में उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, वो भी कट ऑफ बनाते हुए कंसिडर किया गया है। सो अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो
75 से लेकर 78 तक, आरबीआई की बात करें 70 टू 75, एससी एसटी की बात करें 60 65, पीएसपी की बात करें 65 टू 70 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 टू 68। अब कुछ को जिनको थोड़ा सा पेपर टफ लगा उनको शायद ये कट ऑफ ज़्यादा भी लग सकता है और जिनको थोड़ा इजी पेपर लगा उनको शायद कम भी लग सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज ये कट ऑफ बना है, क्योंकि जिनको ये ज़्यादा लग रहा है, जिनको पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, तो उनके लिए यही है कि 186 पोस्ट्स खाली है और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे इसमें वो थे 1,40,000 थे इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था और 186 पोस्ट ऑन ली है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ तक जाएगा। और जिनको ये कट ऑफ जो है कम लग रहा है क्योंकि उनको पेपर इजी दिखा, तो उनके लिए भी यही है कि उतना भी पेपर इजी नहीं था। और इसमें जो फीमेल्स जो अपीयर हुई एग्ज़ाम में, क्योंकि फीमेल्स ही खाली एलिजिबल थी, तो बहुत सारी जो है ऑलरेडी इसमें वर्किंग वुमेन्स थी या मैरिड वुमेन्स थी, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा उतना अब अटैच नहीं है बुक्स के साथ या पढ़ाई के साथ, अब उनका उतना कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए पेपर जो है उतना भी कोई इजी नहीं था। दैट्स वाई सो दिस इज़ द कट ऑफ, और इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, जैसे हम हर वक्त हर रिक्रूटमेंट के बाद बोलते हैं, एग्ज़ाम के बाद बोलते हैं, तो कट ऑफ जो है उसी के अराउंड रहता है। और इस वाली पोस्ट के लिए हमारा जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो ये कट ऑफ है और इसी के अराउंड कट ऑफ जाने वाला है। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग इन दिस स्कोर और अराउंड दिस कट ऑफ स्कोर, तो आप जो है बेफिक्र रहिए, आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी, कट ऑफ में आप आ जाएंगे। और जितने भी एस्पिरेंट्स इस कट ऑफ से नीचे आ रहे, जिनके भी पॉइंट्स इनसे कम बन रहे हैं, तो उनको भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और बहुत एग्ज़ाम आने वाले बाकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, एक तो पटवारी का एग्ज़ाम है। पटवारी का एग्ज़ाम इन लाइन है, जिसका उर्दू टेस्ट का रिज़ल्ट हाल में ही आया है, और जो रिटन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड वो आने वाले टाइम में होगा, कुछ ही टाइम में, प्रॉबेबली इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसके अलावा उससे पहले हम देखिए जो काफ़ी टाइम से दो पोस्ट्स पड़े हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इनका जो फिज़िकल टेस्ट पहले होगा वो भी जुलाई के मंथ होगा, जुलाई के मंथ में होगा, और जुलाई के लास्ट वीक या लास्ट हाफ में हम बोल सकते हैं ये जो फिज़िकल है ये होने जा रहा है। और जुलाई के एंड में ही या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा इसका भी, और जो पटवारी है उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। सो ये 2-3, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट भी पड़ा है, उसका एग्ज़ाम भी इसी डेट के अराउंड होगा। तो ये 2-4 एग्ज़ाम्स है जो इन द कॉर्नर है, इन द लाइन है। तो अगर आपका ये वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप उन एग्ज़ाम्स की तैयारी आज से ही शुरू करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑन टाइम हो और एग्ज़ाम से पहले आप अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर पाओ। इसके अलावा अगर हम पटवारी की बात करें, तो पटवारी का जो सिलेबस यहाँ पे है, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 36 मार्क्स बनते हैं। इन पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस जो है बनाए हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद है वो चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके बनाए हैं, और आने वाले दिनों में भी डेली बेसिस पे हम एक एक वीडियो डाला करेंगे, एक एक लेक्चर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे, और हम इन सारे टॉपिक्स जो है को है 1 बाय 1 कवर करेंगे। इन सब टॉपिक्स को कवर किया जाएगा 1 बाय 1, क्योंकि 36 मार्क्स वाला पोर्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ से बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ से आएंगे, तो इनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और ऑलरेडी किया हुआ उनको भी आप देखिए, फिर से हम इन पे एक सीरीज़ चलाएंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। और फिर अगर हम देखें जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK UT, तो इसमें भी काफ़ी सारे मार्क्स है, 24 मार्क्स इसमें भी है। इस पर भी हमने ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, वीडियोज़ लेक्चर जो है चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, और इन टॉपिक्स को भी हम फिर से 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले टॉपिक को थ्योरी बेस हम समझेंगे, उसके बाद MCQs सीरीज़ चलाएंगे, ताकि हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन कवर हो और कर कोई एग्ज़ाम में एज इट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिले। फिर इंग्लिश की बात करें, एक और मेन पोर्शन है इस पटवारी के एग्ज़ाम का, क्योंकि इससे भी 24 मार्क्स बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। और अगर हम देखें टेंसेस की क्लास डिटेल में हमने पढ़ाई, रीअरेंजमेंट डिटेल में पढ़ाई, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स फुल डिटेल में पढ़ाया है, बिल्कुल
अच्छे से क्लियरली सब रूल्स को हमने डिस्कस किया। ऑलरेडी वो जो वीडियोस है चैनल पे मौजूद है, आप उनको देखिए। हम एमसीक्यू की सीरीज़ कल से ही शुरू करेंगे इन पे, लेकिन पहले आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। उसके लिए जो है उन वीडियोस को आप देखिए। आर्टिकल्स भी पढ़ा है हमने, फ्रेजेस पढ़ा है, प्रोनाउंस पढ़ा है, क्लासेस पढ़ा है, सिनोनियम एंटोनियम्स पे कुछ वीडियो बनाए, और भी हम बहुत सारे लेटेस्ट सिनोनियम एंटोनियम्स लाएंगे और जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से लाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस के वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए पढ़ाए हैं हमने ऑलरेडी, और हम इन पे एमसीक्यूज लाएंगे। ईडियम्स फ्रेजेस हमने लगभग 300 कवर कराए हैं लेटेस्ट, और जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और हम लाएंगे, और हम इनकी एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे ताकि कोई भी मिस ना हो। प्रिपोर्शंस पढ़ाए, एक्टिव पेशिव के सारे रूल्स पढ़ाए हुए, इन पे अब हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे ताकि आप पहले टॉपिक समझो वो वीडियो देख के, फिर आप उनको अप्लाई करो एमसीक्यूज में, और अपने आप को फिट करो इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश जो है हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस का एक हिस्सा होता है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है थोड़ा वीक भी है, तो इसमें मार्क्स कम बनते हैं। सो आप अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रखिए, आपका इंग्लिश पोर्शन जो है वो भी ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर की बात करें, 18 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, और इसमें भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, बेसिक्स पढ़ाए, कंप्यूटर के फंडामेंटल पढ़ाया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाया। ये जो है ये वाला पोर्शन हमें पढ़ाना, इसको भी हम कवर करेंगे। वायरस एंटीवायरस भी पढ़ाया, इसको हम फिर से और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा इन सब टॉपिक्स पे हम एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे ताकि आपकी जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो जाए, और आप कंप्लीटली अपने आप को तैयार कर सको। और लास्ट में जो है मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग भी ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ से भी 18 मार्क्स बनते हैं। नंबर सीरीज पढ़ाई, लेटर सीरीज पढ़ाई, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स बहुत अच्छे से समझा है। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग में और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। एमसीक्यूज़ भी इन सब पे हम चलाएंगे, और एमसीक्यूज़ में हम सीखेंगे कि किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल कम टाइम में, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक से हम उसको सॉल्व करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, सब हम समझेंगे। एग्ज़ाम तक हम सारे टॉपिक, सारा सिलेबस कवर कराएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे, मॉक टेस्ट चलाएंगे, ताकि आप कंप्लीटली तैयार हो, प्रिपेयर हो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आज के पेपर में आपका जो है पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका पेपर अच्छा हो और आप अपनी सीट को सिक्योर कर पाओ। सो इसके अलावा ये टेस्ट्स भी होने जा रहे हैं, तो जिन्होंने इनमें अप्लाई किया वो भी अपने आप को तैयार रखे। इसमें कोई दौड़ वोड़ नहीं है, बस इसमें फिजिकल में एक सिंपल सा वॉक होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी वॉकिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी ताकि कोई क्रैम्प का इशू ना हो उस दिन, या कोई ब्रीदिंग इशू ना हो उस दिन, आप वॉक आराम से कर पाओ। उतना कोई मसला नहीं है, स्टिल आपको थोड़ा सा वॉकिंग का हैबिट बनाना पड़ेगा ताकि कोई परेशानी कल को ना हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम आप तक हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कराते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो डालते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।